यस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। और जैसा कि आज आप डिस्प्ले पे ये देख पा रहे होंगे कि आज के डिस्प्ले में लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और ये सिलेबस जो हम बताने वाले हैं ये आपका एसएससी, और एसएससी के अंदर यदि आपके सामने तीन चार तरह से एग्जाम लिया जाए, यानी तीन चार अलग अलग वैकेंसीज, तीन चार अलग अलग जोन के लिए एग्जाम लिया जाए, जिसमें से यदि हम नाम लें तो CGL बोला जा सकता है, CHSL बोला सकता है, MTS, इसी के अंदर आपका CPO, और इसी के अंदर एक होता है CDS। तो एसएससी के अंदर जितने सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट यानी कि एग्जाम लिया जाता है, उन सारे पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। उन सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सी सेट, आप जानते हैं कि यदि आप सी सेट की तैयारी कर रहे होंगे, दैट मीन्स आईएएस बनने वाले, उसमें जो प्री में जो एक पेपर आता है सी सेट, उसमें क्या क्या इंग्लिश में पूछा जाएगा या उसका सिलेबस, तो वो भी आपको हम बताएंगे भी। बैंकिंग बताएंगे, डिफेंस बताएंगे और स्टेट एग्जाम्स। साथ में टीचिंग एग्जाम्स का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि केवीएस स्कूल के एग्जाम के लिए, एनवीएस नवोदय विद्यालय के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे कि डीवी डीएवी वगैरह का होता है। तो यदि आप उसका एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में भी बात कर लेंगे। साथ में यदि अदर एग्जाम्स, जैसे यहाँ पे है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो एंट्रेंस का होता है, साथ में अदर थोड़ा सा, जैसे कि यदि देखा जाए तो इसरो एग्जाम ले लिया, यदि देखा जाए तो डीआरडीओ एग्जाम ले लिया, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसका सिलेबस क्या है, आखिर वो इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। और हाँ, इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर बात करने के साथ साथ हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे कि यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स लाना चाहेंगे, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर पकड़ करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितना वोकैब पढ़ना है, कितना ग्रामर पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़े, कॉम्प्रिहेंशन को बूस्ट कैसे करें, इन सारे तरीके के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कहां से पढ़े, रिसोर्स क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ें, किसको कितना वैल्यू दें, इन सब पे हम बात करेंगे। तो आज के क्लास में आराम से पहले सुनिए कि आखिर हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में इंग्लिश पूछा कैसे जाएगा, और इंग्लिश का पैटर्न, इंग्लिश का सिलेबस है आखिर क्या, कितना वेटेज है। तो ध्यान से आप लोग पहले देखिएगा, और इसको, इन सारे चीजों के सिलेबस को हम कैसे कवर करवाते हैं कि आपका हर तरह का एग्जाम, चाहे डिफेंस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीसेट, चाहे स्टेट एग्जाम्स, सारे कैसे कवर होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के ऊपर, और साथ में हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग आराम से इत्मीनान से केवल समझिए, देखिए, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम आपको आज के इस दौर के, आज के इस क्लास के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ सिलेबस के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, कुछ सिलेबस के ऊपर बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये बता दें आपके सामने कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज को यदि पढ़ना है तो उसको हम लोग को खुद से बांटना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब ये कि आपके सामने कोई भी सिलेबस किसी भी तरीके से क्यों ना लिखा हो, आप उसको उस तरीके से पढ़ने के लिए जाइएगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा। सर क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, सिलेबस से तो पढ़ लेंगे। हाँ, आप सिलेबस को जरूर पढ़ पाएंगे, लेकिन यदि उस तरीके से पढ़ पाएंगे तो आपको रटने का एहसास होगा कि मुझे रटना पड़ रहा है। हम उसे एक बोला जाता है ना कि एक सीक्वेंस में आप तैयार नहीं कर पाएंगे, और यदि आप सीक्वेंस में तैयार नहीं कर पाए तो वो चीज आपको रटने के लायक छोड़ेगा। आपको रट करके रखना पड़ेगा, रट रट करके उसका आंसर करना पड़ेगा। लेकिन उसी सिलेबस को आप अपने तरीके से चेंज करेंगे। अपने तरीके से चेंज करने का मतलब उसको हटाना और उसमें ऐड नहीं करना होता है, उसको एक सीरीज से पढ़ना होता है। किसको पढ़े, कितना पढ़े, इसके बाद क्या पढ़े, इन सबको एक सीरीज में लाना होता है। और यदि आप अपने तरीके से सीरीज में ले आए और उसके बाद पढ़े तो आप सच में लग रहे होंगे कि हम पढ़ नहीं बल्कि रिसर्च कर रहे हैं। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए ना कि हम पढ़ नहीं बल्कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उसी वक्त समझिए कि आपका सिलेबस पढ़ने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा।
दैट मीन्स यदि आप कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने के मकसद से इसको पढ़ रहे हैं या अच्छे मार्क्स गेन करने के मकसद से पढ़ रहे हैं तो वो मकसद आपका पूरा होगा। लेकिन जैसे ही रट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा वो आपको डरा देगा, वो आपके दिमाग में ना एक बर्डन डाल देगा कि भाई मुझे ये भी रटना है, मुझे ये भी करना है, मुझे इतना पढ़ना है। और सिलेबस देखिए, सिलेबस इतना छोटा लिखा हुआ नहीं रहेगा, इतना बड़ा लिख दिया भाई। एक तो देख करके लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस पढ़े। तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए जाएंगे तो मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक बजा बजा हुआ जैसा लगेगा। इसलिए उसको हम लोग खुद से डिजाइन करेंगे कि आखिर पहले किस चैप्टर को पढ़े, पहले कैसे पढ़े, कहां से शुरुआत करें। इसको करने के लिए किस चीज को पढ़े, तो आपको हम छोटे तौर पे एक दिखाते हैं पहले ऑफिशियल सिलेबस। और ऑफिशियल सिलेबस को भी हम लोग पढ़ने के लिए किस तरीके से बांटे उसको दिखाते हैं। फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो आगे किस किस पैटर्न पे पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। यदि आप ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो सिलेबस आप बताने वाले हैं, यदि आप एक ही कोई संस्था का लिए होंगे, एक ही कोई इंस्टीट्यूट का लिए होंगे, इंस्टीट्यूट का कहने का मतलब सरकार की गवर्निंग बॉडी जैसे कि एसएससी, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि आपके सी सेट, यदि हम किसी एक का लिए ना तो ये मत सोचिएगा कि केवल वो उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे हर एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता है। और यदि इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में यदि कोई एक इंस्टीट्यूट जो सिलेबस तैयार किया है तो दूसरा इंस्टीट्यूट सेम पैटर्न पे एग्जाम लेगा। हाँ, बशर्ते बात यह है कि उस सिलेबस में से क्वेश्चन पूछने के लेवल्स अलग अलग होंगे, क्वेश्चन पूछे जो जाने का तरीका वो अलग होगा। एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम बताएं कि एसएससी में, यदि एसएससी में एक क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन देगा। एसएससी चार ऑप्शंस देंगे। जबकि यही क्वेश्चन को यदि बैंकिंग में पूछा जाएगा, किस में पूछा जाएगा, बैंकिंग में, तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके सामने क्वेश्चन तो बेसिक एक ही रहेगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस ए, बी, सी, डी और एक ऑप्शन ई ऐड हो जाएगा। मतलब अब इसमें चार ऑप्शन को आपको समझना था, चार ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना था, चार ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढने थे, आपको चार ऑप्शन पे अपना दिमाग लगाना था। लेकिन अब एसएससी पे जाएंगे, सॉरी बैंकिंग में जाएंगे तो चार ऑप्शन पे दिमाग नहीं, बल्कि अब दिमाग कितने पे लगाना है, पांच पे। सर क्वेश्चन वही होगा, हाँ क्वेश्चन वही होगा, बशर्ते दिमाग अब पांच पांच ऑप्शंस पे लगाना होगा। इसी से आपका एक लेवल बढ़ गया, बस यही पैटर्न चेंज करेगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज का किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा करके पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल होगा, सारे एग्जाम के लिए एकदम सटीक लगेगा। अब बात रहा कि सर हम सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं तो क्या डिफेंस का पढ़ करके डिफेंस का एग्जाम निकाल पाएंगे कि नहीं। 100% गारंटी है कि यदि आप सीजीएल पढ़ रहे हैं तो डिफेंस के सारे एग्जाम को जितना समय अलॉटेड रहेगा ना, उस समय अलॉटेड के अंदर आप उसको कर पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें पूछने का जो तरीका वो लो लेवल का होगा, सीजीएल में कैसा रहेगा, हाई लेवल। तो सर क्या हम सीधा एकदम से डिफेंस लेवल का ही पढ़ाई करना शुरू कर दें क्योंकि हमको लो लेवल पढ़ना है। लेकिन एक बात यह है कि आपको हम जो पढ़ाने वाले हैं ये है आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज। और देखिए जब तक इस लैंग्वेज को समझिएगा नहीं तब तक इंग्लिश ना तो आपके लिए इजी है ना ही आपके लिए टफ है। यदि आप समझ लिए दैट मीन्स काफी इजी हो जाएगा, और नहीं समझ पाए इसका मतलब वो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। टफ का मतलब जैसे आपके सामने हम जो बोल रहे हैं हिंदी आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसी हिंदी को हम चाइनीज में या फिर कुछ भी अपने तरह से बोल दें, कुछ भी कोडिंग बोल दें, ठीक है, क्या आप उसे समझ पाएंगे, नहीं, क्योंकि मेरा कोडिंग या मेरा किए हुए कोड को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है। यदि आप समझ लिए तो किसी भी लेवल के एग्जाम को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब रहा कि क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए। यदि आप इस लैंग्वेज को समझ ही लिए हैं तो क्वेश्चन का लेवल हाई रहे, ठीक है, इसका लेवल हाई रहे या लो रहे आपके लिए ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप इस लैंग्वेज को समझ चुके हैं। आपका इसका लो लेवल भी पूछा जाएगा तब भी हंस करके टिक करेंगे, और हाई लेवल का पूछा जाएगा तब भी ठीक करेंगे। हम आपको क्या करवाते हैं, हम ना तो आपको लो लेवल का तैयारी करवाते हैं ना ही आपको हाई लेवल का तैयारी करवाते हैं। तो सर अब करवाते क्या है, हम आपको इस लैंग्वेज पे पकड़ डलवाते हैं, इस लैंग्वेज को समझने के लिए सिखाते हैं। और जैसे ही आप लैंग्वेज को समझने के लिए लैंग्वेज के फंक्शन को आप समझ गए, लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स है उसके फंक्शन को समझ लिए,
वैसे आप हाई लेवल और लो लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब हम जो क्लास में आपको करवाएंगे ये सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ डलाने के लिए या पकड़ दिलाने के लिए हम काम करेंगे। और जैसे पकड़ हो गया आपका, वैसे आप जिस भी लेवल का एग्जाम का तैयारी करें, उस लेवल के एग्जाम को आप या फिर उसके लिए एक सेट उठाइए, या सेट का जो बुक आता है इस बुक को आप लीजिए और आराम से उसको बनाना शुरू कीजिए। अपने आप लगेगा यस ये क्वेश्चन हमसे हो गया, इसके बाद ये भी हो गया, और फिर बनाते रहिए। एक बात है, आप लोग बचपन में नहीं है, आप लोग क्लास 1 क्लास 2 में नहीं है, आप लोग स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं कि हम आपको बता दें कि छोटू यही सब क्वेश्चन आएगा, इसी को पढ़ लो, इसी को पढ़ लो, इसके आने के चांसेस 90% है, इसी को रट लो, इसी का सॉल्यूशन कर दो। ऐसा नहीं होता है। और यदि ऐसा होगा दैट मीन्स आप ऑफिसर बनने लायक हैं क्या? जरा अपने से सोचिए। एकदम से नहीं, क्योंकि ऑफिसर का मतलब होता है खुद से सोचना। आप किसी भी जॉब में जाइए, वहां पे यदि गए, इसका मतलब वहां पे खुद सोचने लायक है। और यदि आप खुद सोचने लायक, इसका मतलब ये भी सोचने लायक है कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, हमको किस लेवल का प्रैक्टिस करना है, किस लेवल के सेट्स लगाने हैं, और कब लगाना है, कितना लगाना है, कितने घंटे पढ़ने हैं। क्योंकि हर किसी का सर्कमस्टांसेस, हर किसी का सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। यदि हम बोले तो मेरे लिए पूरे दिन भर में सिर्फ 4 घंटा मिलता है पढ़ने के लिए, तो हम 4 ही घंटा पढ़ पाते हैं। लेकिन हाँ, 4 घंटा पढ़ते हैं। अब ये बात रहा कि सर बहुत लोग हमको आकर के ये बोलता है कि हम 14 घंटा पढ़ते हैं। हाँ भाई, उसके घर में उसको 14 घंटा मिलता होगा, उसके लिए ना खाना बनाने का दिक्कत होगा, ना उसको कहीं पे एक सब्जी वगैरह खरीद के मार्केट से लाने का दिक्कत होगा, ना ही उसे और भी किसी काम का दिक्कत होगा। तो वो पढ़ेगा, आराम से 14 घंटा पढ़ेगा। लेकिन यदि आपके पास 4 घंटे का ही वक्त है, तो 4 घंटे में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना वो 14 घंटा पढ़ के करेगा, उतना आप 4 घंटा पढ़ करके कर सकते हैं। लेकिन 4 घंटे पढ़ना होता है। अब ये बात इसलिए हम आपको बोले क्योंकि आपको अपने अंदर की समझदारी डेवलप करना है, सोचना शुरू करना है कि हम किस तरीके से पढ़ें, सिलेबस को किस तरीके से प्रैक्टिस में लाएं, किस तरीके से सेट को लगाएं, कब लगाएं, कहां से लगाएं, कितने घंटे पढ़ें। क्योंकि आपका स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये तो रहा कि हम आपको जो पढ़ाएंगे बस ये करवाएंगे कि हम इस लैंग्वेज पे पकड़ डलवा देंगे। इस लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स यूज किया जाता है उन वर्ड्स का फंक्शन बताएंगे, ग्रामर के फंक्शन बताएंगे, और जैसे उन सारी चीजों को बताएंगे। बाकी यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस का आप सेट उठा करके लगाइए। और यदि डिफेंस का सेट लगा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस वक्त आप क्वेश्चन पूछिए हमसे कि सर इसका क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसके क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये कोई टेक्निकल पढ़ाई नहीं है, कोई तरह का वोकेशनल पढ़ाई नहीं है कि हम सोचेंगे कि सर इसके इन सारे फैक्ट्स को रट लेंगे, इन सारे एक तरह से थ्योरी को रट लेंगे तो मेरा हो जाएगा। ये साइंस नहीं है, ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में पकड़ बन गया ना, तो कोई भी लेवल का हो आप कर पाएंगे। और लेवल का क्या, किसी तरह का एग्जाम आप उसको कर पाएंगे। और उसको जानने के लिए इस लैंग्वेज को जानना, और यही मेरा काम रहेगा, आपको लैंग्वेज को बताना, लैंग्वेज को समझाना। तो ये बात रहा कि आपका ना पहले माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हर लेवल के लिए है। अब देखिए यहाँ पे बात है लैंग्वेज का, बात किसका है, लैंग्वेज का। और लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसके ग्रामर को पढ़ना होता है। और हर एग्जाम वाला यही बोलता है कि हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे। वो ये नहीं बोलता है कि हम आपको इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट लेंगे, वो ये नहीं बोलता है कि हम आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लेंगे, वो बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे। नहीं यकीन हो रहा है तो जरा ये देखिए, ये आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सीधा सीधा देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसको हम डिजाइन नहीं किए, ये हम टाइप नहीं किए, ये आपका एक इंस्टीट्यूट टाइप किया है। और हर जगह पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि हम भाई इंग्लिश लैंग्वेज का हम क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम लेंगे। यहां पर भी देखिए क्या लिखा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम लेंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज का बात आए तो सर इस इंग्लिश लैंग्वेज में आखिर ऐसा क्या चीज होता है पढ़ना। तो इसमें पढ़ने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिए। किस तरीके से सर डिवाइड किए हैं? सबसे पहली बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहली बात है इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले आपके अंदर वर्ड पावर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर वर्ड पावर नहीं है तब तक आप कोई लैंग्वेज को बोल नहीं पाएंगे, ना ही उसे सीख पाएंगे। जितना ज्यादा वर्ड रहेगा उतना ज्यादा आपको वो कॉन्फिडेंट दिलाएगा।
जितना ज्यादा आपके अंदर वर्ड रहेगा उतना ज्यादा आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसको बांटते हैं वर्ड पावर में। और इसी वर्ड पावर में हम लोग इसको जानते हैं एक वर्ड के नाम से, जिसका नाम क्या है, वोकैबुलरी। ठीक है, यानी हम लोग सबसे पहले वोकैब के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वोकैब आपके अंदर है, दैट मीन्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक और संदेह वाली बात नहीं है। अब इसी वर्ड पावर में ना अलग अलग तरह के वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। वर्ड्स का ग्रुप का मतलब क्या सर? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड तो लिखा अलग रहता है, अलग अलग वर्ड से लिखे रहते हैं, लेकिन दोनों का सेम मतलब होता है। दोनों का क्या मतलब होगा? सेम। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखे, यदि आपके सामने एक लिखे स्टाउट, क्या लिखे? स्टाउट। या आपके सामने लिख दे, आपके सामने पोटली, या आपके सामने हम लिख देंगे फैट, मोटा। ये सब का मतलब होता है ऐसा आदमी, या फिर एक लिख दे कॉर्प्यूलेंट। ये सब का मतलब होता है मोटा आदमी। ये सब देखिए, ये सब वर्ड्स अलग अलग है, देखने में भी अलग है, पढ़ने में भी अलग है, लिखावट सब में अलग है, लेकिन सबका मतलब क्या हुआ? मोटा आदमी। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेगा जिसका लिखावट, जिसका दिखावट सब कुछ अलग अलग रहेगा, लेकिन सेम मतलब रहेगा। और ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, जिस ग्रुप का नाम है सिनोनिम्स। क्या इसका नाम? सिनोनिम्स। तो जब हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे ग्रुप को छांट लेते हैं, जिस ग्रुप में वर्ड्स बेसिक तरीके से अलग जरूर होता है, लेकिन उन सब का मतलब सेम होता है। तो हम लोग एक उस वाले ग्रुप को पढ़ लेंगे कि भाई ऐसे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसका सेम मतलब हुआ, तो उसको हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? सिनोनिम। तो अब आपको थोड़ा सा ये बात बता लेते हैं पहले, इसके बाद आगे उन सारे बात को बताते हैं कि सबसे पहले यदि आपको वोकैब पे यानी कि वर्ड पावर पे अपने आप को पकड़ बनाना है, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम। काम करने के लिए एक ही वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च। सर ये रिसर्च हम क्यों करें? देखो, रिसर्च इसलिए करो क्योंकि जब भी आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कोई भी चीज के पढ़ रहे हो, यदि उसमें एक नया वर्ड आता है तो उस वर्ड को बस वहीं पे अपने, अब चूंकि आप डिजिटल दुनिया में रहते हैं तो वहीं पे उसको सर्च कर लीजिए और उसके अलग अलग फंक्शन को पढ़ लीजिए कि हाँ इस वर्ड का ये मतलब है। यदि इसको आप अपने डेली हैबिट में उतार लीजिएगा ना, तो प्रत्येक दिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स को सीख सकते हैं। और यदि आप वर्ड को सीखने की चाहत डाल लिए, आदत डाल लिए, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यदि आप सीखने की चाहत, सीखने की आदत नहीं डाले, इसका मतलब आपको रटने की जरूरत पड़ेगा। तो कोई भी वर्ड को सबसे पहले आप रिसर्च कर लीजिए, मोबाइल से ही उसको सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिस ग्रुप का नाम क्या है? सिनोनिम। अब ये सिनोनिम में हम आपको क्या करवाएंगे कि सर पहले तो वर्ड तो सर्च आप ही को करना है, लेकिन इस सिनोनिम में जो भी आपके लिए मोस्ट पूछे जाने वाले वर्ड्स हो सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इन सारे वर्ड्स को हम एक जगह पे आपको दे दिया करेंगे। मतलब इसको हम एक एक दिन में कुछ कुछ वर्ड्स लिखाएंगे और बोलेंगे कि इन सारे वर्ड्स का मतलब ये होता है, ये सारे पूछे जाने वाले हैं लगभग। ये सर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूछे ही जाएंगे, उसका चांसेस ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप इसका तैयारी कर रहे होते हैं और हम इसका तैयारी करवा रहे होते हैं। आप एक बार एसएससी को देखेंगे, हम कई बार इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, हर आंसर की को ऑब्जर्व करते हैं, हर आंसर की के एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछा गया, क्या चेंज लाया। तो उस तरीके से जो हमारे पास एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस ये बताता है कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछने लायक बन सकता है, ये वर्ड्स पूछने लायक हो सकता है। इसे आप एक तरह से देखा जाए तो इसको ज्यादा आप वैल्यू के साथ अलग तरह से अलग जगह पे लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाने वाले में से हो सकते हैं। तो वैसे वैसे वर्ड्स के आपको हम कलेक्शन देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स आपको सिखा देंगे। और उसको सीखना तो आपको रिसर्च करना आना चाहिए। तो पहली बात होगी सिनोनिम के हम आपको कलेक्शन देंगे, कलेक्शन को समझाएंगे भी, एक एक वर्ड्स को लर्न करने के तरीके भी बताएंगे, उसके निमोनिक तरीके भी बताएंगे कि कैसे इसको लर्न रख सकते हैं। इसके बाद इसी का भाई बोला जा सकता है एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स क्या होता है कि जो उल्टा अर्थ देता है, बस वही बात हो। वैसे भी कलेक्शन आपको देंगे जो पूछे जाने वाले हैं, लेकिन सर्च और रिसर्च खोजना आपका काम है, जितना आप खोजेंगे। कोई लोग बोलता है ना कि हम जो लिस्ट दिए इसी में से पूछेगा, वो आपको ना
आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। हम हकीकत से वाकिफ कराते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सीट दे दिया जाए उसी से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो उसको रट करके बहुत सारे लोग टॉपर के लिस्ट में आ जाते, ऐसा नहीं है। उसमें चेंजेस भी आ सकता है। आपको ऑफिसर बनने के लिए रिसर्च करने लायक बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। तो एंटोनिम के आपको हम कुछ कलेक्शन देंगे कि हाँ इन सारी चीजों को आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके चांसेस ज्यादा आएंगे। अब कहां पे हम आपको 100% गारंटी देंगे, वो गारंटी देंगे हम आपको होमोनिम्स में। होमोनिम्स क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन देंगे जो वर्ड्स सुनने में भी एक जैसा होगा, लिखावट में भी एक जैसा होगा, लेकिन अर्थ मीनिंग अलग अलग होगा। और ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण मतलब, या फिर इसका मतलब क्या बोलने का मेरा मतलब था कि इसमें वर्ड्स की जो टीम है या फिर वर्ड का जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है। और उन सारे वर्ड्स को यदि करा देंगे तो उसी में से पूछा जाएगा। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन जो हम आपको देंगे, इसको आराम से आप नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले इन सारे वर्ड्स को आप लिख लिख करके देख लीजिएगा, लिख लिख करके लर्न भी करने की कोशिश कर लीजिएगा, एक दो बार इसको यूज भी करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों को सिखाइएगा, देखो इस वर्ड में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो ये बन गया, ये वर्ड आप पढ़े थे ना, इस वर्ड का ये भी मतलब है। उसको भी आश्चर्य लगेगा, क्या ये वर्ड हम ये पढ़े थे, इसका मतलब ये था क्या, ये भी हो सकता है क्या। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग होमोनिम्स में रखेंगे। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपके सामने एक कलेक्शन के रूप में मिलेगा। और ये हर पैटर्न, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें रिपीट रिपीट करके क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं, उसी ट्रेडिशनल वर्ड्स को पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको एडियम्स भी हम करवाएंगे और स्पेलिंग टेस्ट की, आप जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वर्ड्स का, उसके स्पेलिंग को आप कितने सही लिख रहे हैं, कैसे गलत कर देते हैं। तो ये भी आने की, ये पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको वर्ड पे काम करना है। वर्ड पे आप कमांड कर ली, इसका मतलब बाकी चीजों पे आपका अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। और यही सब चीजों को ये ऑफिशियल सिलेबस में भी डालेगा। ऑफिशियल सिलेबस में यदि हम दिखाएं तो ऑफिशियल सिलेबस में सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते चले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिनोनिम्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिनोनिम्स। साथ में क्या लिखा हुआ है? होमोनिम्स। और साथ में क्या लिखा हुआ है? एंटोनिम्स। साथ में स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग का मतलब वही हुआ कि डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। और भी क्या लिखा हुआ है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। और भी क्या लिखा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे आपका कहां से होगा? ये सारे होगा वोकैबुलरी से। और इस सेगमेंट को आपको करना। पहली बात, ये आपका सिलेबस का एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट है आपके सामने ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये वर्ड्स क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में यहां पे यू और बी होगा। अब ये क्या है कि ये सारे वर्ड्स के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि जब हम आपको लैंग्वेज बनाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम आपको बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को समझाएंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वर्ड्स। वर्ड्स तो पहले आप वहां से कर लिए। दूसरा क्या चाहिए? इस वर्ड के फंक्शन। क्या चाहिए? इस वर्ड के फंक्शन। और इस वर्ड के फंक्शन को हम लोग कहां में पढ़ेंगे? इस वाले पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये जितने सारे 8 के 8 जोन लिखे होते हैं, ये सारे के सारे आपका काइंड्स ऑफ वर्ड होता है। जो वर्ड्स आप यहां पे पढ़े ना, यही वर्ड्स का नेचर, प्रोफाइल बताने के लिए हम लोग किसको पढ़ेंगे? इन सारे वर्ड के प्रोफाइल पढ़ने के लिए हम लोग करेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसे इसके प्रोफाइल को पढ़ेंगे वैसे इसके फंक्शन को हम लोग पढ़ लेंगे। और जैसे फंक्शन को पढ़ेंगे वैसे लैंग्वेज को आप समझने लायक हो जाइएगा। तो इसमें ये जो 8 के 8 चैप्टर है इसको हम लोग तैयार करेंगे। और जैसे ये 8 के 8 चैप्टर तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इस लैंग्वेज को बनाएंगे, आने की इंग्लिश लैंग्वेज को बनाएंगे। लैंग्वेज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चीज बनाना पड़ेगा, जो कि आपके सामने क्या है? सेंटेंस। क्या आपके सामने है? सेंटेंस। और जैसे आप सेंटेंस बना लीजिएगा वैसे वैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझने लायक हो जाइएगा। उसके अंदर के हर एक्टिविटी, हर फंक्शन को आप समझ सकते हैं, कहाँ गलती है, कहाँ सही है, कहाँ सुधारना चाहिए, कहाँ किस तरह का चेंजेस आना चाहिए, ये सब आप अपने तरीके से कर पाएंगे। और इसको करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। और ये सेंटेंस में आपके सामने सबसे पहले सेंटेंस ही पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ लेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इन्वर्जन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे?
क्लाउज। इतने सारे पढ़ने के बाद अब क्या सीख पाए? एक लैंग्वेज का सही तरीके से यूज, एक लैंग्वेज का सही तरीके से यूज। और जैसे आप इसको सीख पाएंगे, इसी के बाद आपको दिखाए तो इस सिलेबस में सबसे पहले आप कर पाएंगे स्पॉट द एरर, गलती को छांट पाएंगे। बिना ग्रामर के उन सारे वर्ड्स के फंक्शन को समझे बगैर आप ना तो इस एरर को कर पाएंगे, ना ही आप फिल इन द ब्लैंक्स को कर पाएंगे, ना ही आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कर पाएंगे, और ना ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस को कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि हम आपको सेंटेंस बनाने में सिखाएंगे। और जब तक ये चीज नहीं होगा और ये चीज को ग्रामर ही कर पाएगा, बाकी और दुनिया का कोई बुक नहीं जो आपको सिखा पाएगा। इसलिए इन सबको सीखने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामर। इस ऑफिशियल सिलेबस में कहीं पर भी ग्रामर नहीं लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी ग्रामर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन सबको करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? ये पूरा ग्रामर को समझना पड़ा। और जैसे इस ग्रामर को समझ लेंगे, आपके सामने ये सारा सिलेबस का ये सारा पार्ट आपके सामने कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक होता है कि जब वो आपको लैंग्वेज का पकड़, यानी कि लैंग्वेज के पकड़ के ऊपर बात करता है, लैंग्वेज के समझ के ऊपर बात करता है, तो ये भी जानना चाहता है कि आखिर लैंग्वेज में यदि सेंटेंस को आगे पीछे करके देंगे तो क्या ये बच्चा समझ पाएगा कि नहीं। यदि ये समझने लायक है तो उसको समझ में तो आना चाहिए, वो गलती तो बता सकता है। तो उसी के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ लेगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, यानी सेंटेंस के पार्ट्स को ऊपर नीचे करके आपको दे दिया जाएगा। जैसे वही, यदि आप हिंदी में एक कहानी को सुने हैं, कहानी को जानते हैं, और उसी कहानी की सर कहानी में पहले ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, है ना, तो उस कहानी को अरेंज करना, उस पूरे लाइन को अरेंज करना, ये कब आएगा? जब तक आप लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे तब तक। तो लैंग्वेज के सीखने के बाद ही आप सफलिंग ऑफ सेंटेंस करेंगे। इसके बाद ही आप सफलिंग ऑफ सेंटेंस को एक पैसेज में, आने के कहानी के रूप में करेंगे। अब देखते होंगे ना कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे भी चाचा लोग होते हैं जो कभी कभी ना बात को छुपा लेते हैं, वर्ड्स को छुपा लेते हैं। मतलब कुछ आदमी होता है ना, जैसे बोलेगा वहां जाओ, और खैनी खाया हुआ है ना गुटखा, तो चलो अब वहां जाओ ये नहीं बोल रहा, बड़ा मुश्किल से एक दो वर्ड लाता है कि कल उसको हम चाबी दिए थे। अब देखो, चाबी को बोला ही नहीं, वो सीधा बोल दिया इशारे में, है ना, ऐसे कर दिया, बोला दिए थे। तो ऐसे का मतलब तो आप समझ गए ना कि इसका मतलब होता है चाबी। तो वही सब चीज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्लोज टेस्ट के रूप में पूछा जाएगा, आने के क्लोज पैसेज। मतलब पूरा कहानी आपके सामने लिखा रहेगा, लेकिन कहानी में से कहीं पे इशारा के लिए, यानी कहीं पे वो खाली स्थान रख देगा, उसी को भरना है। तो कैसे भर पाइएगा? जब तक उसके कहानी को समझ नहीं पाइएगा। और कहानी को समझने के लिए क्या होना चाहिए? उसके लैंग्वेज को समझना है। और लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग तो पूरा इतने बड़े ग्रंथ को तो पढ़ लिए ना, ये पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद आपके अंदर यही आएगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाइएगा। इसके बाद जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लिए तो क्लोज पैसेज भी कर पाएंगे। और यही चीज आपका है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। मतलब यदि आप समझ गए तो उसी से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वो कब बोला था चाबी दिए थे? सर कल बोला था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेगा। अब ये बात रहा कि इस चीज को हम लोग इसके मदद से तो सीख लेंगे, लेकिन इसके मदद से हम लोग ना सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ग्रामर के फंक्शन सीखेंगे, लैंग्वेज को समझ पाने के लायक बनेंगे। लेकिन अभी भी उतने लायक नहीं बन पाइएगा। और उतने लायक बनने के लिए आपके सामने जो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इसको तैयार करने के लिए आपको आदत डालना पड़ेगा रीडिंग का। क्योंकि बिना रीडिंग का आप बिना सुने इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। तो ये चीज आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा, रीडिंग करने का। रीडिंग करने के कहां से? आप अपने आस पड़ोस में जो न्यूज़पेपर आता है ना इंग्लिश वाले, उसको पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आपको ना उसके कहानी को सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। उससे आप वर्ड्स को भी सीख सकते हैं, उससे आप लैंग्वेज पे पकड़ भी बना सकते हैं। और जैसे वो चीज बन गया, उसके बाद आप क्लोज टेस्ट में भी ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, पैसेज में भी कर पाएंगे, और सेंटेंस जम्बलिंग में भी। तो ये हुआ आपके सामने स्ट्रेटजी। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कितने कितने क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कहां कहां पे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। तो यदि हम एक एग्जाम को उठा करके बात करें
जो कि आपके सामने है एसएससी। आपके सामने कौन सा है? एसएससी। और एसएससी में से सबसे टॉप लेवल का हम बात करते हैं, जो कि आपके सामने आता है सीजीएल के रूप में। सर सीजीएल का ही बात आप क्यों करते हैं, जरा इसके ऊपर भी कुछ बता दीजिए कि आप सीजीएल का ही बात क्यों करते हैं। देखो सीजीएल का बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि देखा जाए तो सीजीएल के माध्यम से ग्रुप बी लेवल के जॉब्स में आप जाते हैं। और ग्रुप बी के लेवल के जॉब्स का मतलब होता है कि अच्छे अच्छे आप पद पे जाएंगे, अच्छे खासे ऑफिसर बन पाएंगे, जिस ऑफिसर को इतना ताकत होगा कि अपने समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं, और आप भी वो चीज कर सकते हैं। और यदि इतने ताकत वाले चीज का आप तैयारी करते हैं, इसका मतलब उसका लेवल, उसके जो पूछने के लेवल होगा वो सच में एक बेहतर होगा। और यदि आप उसके लेवल की तैयारी करेंगे तो बाकी चीजें भी आपको बड़ा इजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा लो लेवल का महसूस होगा। और जैसे लो लेवल का महसूस होना शुरू हुआ, इसका मतलब आप उस पर बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। इसलिए चाहे आप डिफेंस की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, या फिर उसका एग्जाम दें, यदि पढ़ना है तो पढ़िए एसएससी सीजीएल लेवल का। यदि रेलवे का भी आप एग्जाम देते हैं, तब भी आपको मैथ्स, तब भी आपको रीजनिंग पढ़ना है इस लेवल का। यदि आप इस लेवल का आदत बन गया ना, वैसे बोला जाता ना कि यदि आप शेर हैं तो छोटे छोटे जानवरों को आप वैसे भी कम गिनेंगे, वैसे भी उसका वैल्यू आपके सामने कम होगा, आपका ताकत वैसे भी सबसे ज्यादा रहेगा। और यदि आप इसका तैयारी करेंगे तो जो छोटे यानी कि रेलवे या फिर उससे भी छोटे लेवल के जो भी एग्जाम्स होगा, उस पर आपका अच्छा खासा कमांड होगा, अच्छा खासा आप उसमें स्कोरिंग कर पाएंगे। और देख लीजिए हाल ही के रेशियो में आप देख लीजिए कि जो आपके सामने ग्रुप डी या जो आपके सामने एनटीपीसी का एग्जाम हुआ रेलवे का, उसमें देखिए, पूछिए आप अपने आस पड़ोस के उन भैया लोगों से जो कहीं ना कहीं क्वालिफाई हुए हैं या फिर उसका एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसको पूछिए कि मुझे बताइए कि रेलवे में कितने लोग जो रेलवे का तैयारी कर रहा था उसी का सिलेक्शन हुआ, और कितने लोग जो सीजीएल का तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन हुआ। तो सभी कोई के मुंह से आप यही सुनेंगे कि जो लोग सीजीएल का तैयारी करा उसका ज्यादा सिलेक्शन हुआ, और जो रेलवे का तैयारी कर रहा था उसमें से कम ही लोगों का सिलेक्शन हुआ। ऐसा क्यों? यदि आपको हम शिकार करने के लिए सिखाएं छोटे छोटे चीजों का, तो आप बड़ी चीज का शिकार नहीं कर पाइएगा। और यदि आपको बड़ी चीज का शिकार करने के लिए सिखाएंगे तो छोटे चीज का शिकार आप जल्दी से कर लीजिएगा। आपको इसमें बहुत ही ज्यादा साहस वाला फील आएगा कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो इसीलिए हम आपको बार बार बोलेंगे कि सीजीएल की तैयारी कीजिए। इससे नीचे आपको जो भी एग्जाम है, ये सारे एग्जाम में आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। साथ में यदि हम बात करें कि इस सीजीएल लेवल में, तो इस सीजीएल में आपके सामने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा जो कि प्री में। और ये 4 सब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले आपके सामने है इंग्लिश, इसके बाद मैथ, इसके बाद क्या होगा? रीजनिंग, इसके बाद क्या होगा? जीएस। हाँ ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होगा। और ये जो मैथ है ना, मैथ का सिलेबस आपको सर डिस्कस करेंगे जस्ट अभी 8 बजे, तो उसमें भी देख लीजिएगा कि आखिर पढ़ना क्या क्या। ये 4 सब्जेक्ट आपको प्री में पूछा जाएगा, और चारों में से आपको क्वेश्चंस के नंबर होंगे 25, 25, 25 और क्या होगा? 25। और जो लेवल होगा वो अच्छा खासा लेवल होगा, सारे एग्जाम से ऊपर का होगा, मतलब इससे नीचे वाले एग्जाम से ऊपर का होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर होना चाहिए कि हम किसका तैयारी करें? सीजीएल का। यदि सीजीएल की तैयारी करने में आप इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो जस्ट अब थोड़ा सा बात करते हैं कि रेलवे का। यदि आपको रेलवे का फॉर्म आया और रेलवे का एग्जाम भरे, तो रेलवे के एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको मैथ, और क्या पढ़ना पड़ेगा? रीजनिंग, और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? जीएस। और जीएस में एक स्पेशल ये ऐड करता है साइंस। कोई बात नहीं, आप मैथ इस लेवल का पढ़ रहे हैं यानी कि सीजीएल लेवल का, तो रेलवे के मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप रीजनिंग इस लेवल का पढ़िएगा तो आप रेलवे की रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जीएस यहां पर भी पढ़ना है, जीएस यहां पर भी पढ़ना है। जीएस को आप जिस भी लेवल से पढ़िए, आप उसी लेवल से पढ़ते रहिए, आपको हर तरीके से वो मदद करते रहेगा। आप रेलवे के लेवल का जीएस पढ़िएगा तो भी उतना ही कारगर साबित होगा सीजीएल में, और सीजीएल लेवल के लिए पढ़िएगा उतना ही कारगर होगा आपको रेलवे में।
क्योंकि ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में शामिल होता है। तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, डालते रहिए, उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर आप डेफिनेट नहीं हो पाएंगे कि हाँ इतने पढ़ेंगे इतने से ही क्वेश्चन आएगा। कहीं से भी कोई भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी लेवल का जीएस का तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पढ़ते रहना है। अब रहा सर कि हम इसमें इंग्लिश क्यों पढ़े भाई, क्योंकि हमको तो रेलवे में इंग्लिश पढ़ना नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रेलवे का जॉब ना प्रत्येक साल में देखने को मिल जाता होगा। कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि एक साल तक रेलवे कोई वैकेंसी नहीं निकाला और आपका एज धीरे धीरे, क्योंकि जानते हैं ना हम लोग का एज ढलता है, ना कि वो एज मतलब तैयार होता है, ढलते ही जाता है। सोचिए कि आपको एक साल के अंदर बोला गया या फिर एक साल के अंदर आप अपने आप में एक तरह से डिटरमाइंड किए कि हमको एक साल में जॉब लेना, और उसी साल रेलवे का वैकेंसी नहीं आया, तो आपको तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ना। इसीलिए इसीलिए आप इंग्लिश को भी पढ़िए। हाँ, जिस समय आप रेलवे की तैयारी, रेलवे की फॉर्म भरेंगे, उस समय इंग्लिश का प्रैक्टिस करना कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। आपके साथ पढ़ा हुआ तो रहेगा ना, इसकी तैयारी के लिए कुछ दिन रोक दीजिए। इन सब का तैयारी रपट के कीजिए, पागल हो करके रात भर नहीं सोना, जब तक शरीर में जान है तब तक तो सोना नहीं है, तब तक पढ़ते रहिए। और एक बार उस तरीके से पढ़ लीजिएगा, बस इन सब का तैयारी कीजिए, रेलवे निकाल लीजिएगा। लेकिन अब केवल रेलवे को पकड़ के रहिएगा और कहीं एक दो साल नहीं दिया वैकेंसी, तो बस यही कहने का बचेगा आपके पास कि काश इंग्लिश पढ़ लिए रहते तो उधर वाले वैकेंसी को हम फिल कर पाते। इसलिए तैयारी ऐसा कीजिए कि आप हर फॉर्म को, हर तरह के एग्जाम्स को भर पाए। और ये एक बात है, जब आप फॉर्म भरते हैं और जब आपकी तैयारी सारे सब्जेक्ट पे लगभग हो गई होती है, तो प्रैक्टिस के वक्त आप बस उसी एग्जाम को फोकस कीजिए, बस उसी को देखिए कि हाँ मेरा बस रेलवे है, मेरा बस एसएससी है, मेरा बस बैंकिंग है, उसी को फोकस कीजिए। क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको 3 से 4 मंथ तक आपको प्रैक्टिस करने का एनफ टाइम दिया जाता है। और उस 3 से 4 महीने में पागल बन करके पागल के जैसा पढ़ना है। और यदि उस तरीके से आप पढ़ लिए ना, तो एक बार में मेरा गारंटी है कि आप प्री को निकाल पाएंगे, एक बार में प्री को निकाल पाएंगे। और प्री के बाद मेंस तक में भी आपको कुछ वक्त का समय देगा, फिर से एकदम पागल बन करके अब तो उसके प्रैक्टिस पे लग जाइए, एक बार में आपका मेंस भी क्वालिफाई होगा। इसके बाद यदि कोई एग्जाम होता है टाइपिंग वगैरह का, तो वो सब चीज आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा सा करते रहिए, आपको लास्ट में वो सब कुछ बहुत हेल्प करेगा और एक बार में आप इसको भी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए पहले आप पढ़िए, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिए, तो जब आप फॉर्म का फिलअप करेंगे ना, उस वक्त आप उसको पागल बन करके बस उसी को देख करके कीजिए। और यही आप सोच लेंगे कि केवल हम रेलवे का ही पढ़े, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उससे ये मतलब नहीं है कि बच्चे कितने बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे किस लेवल से पढ़ रहे हैं, बच्चे कितने मेहनत करके पढ़ रहे हैं। उसको बस अपने पैकेट्स, अपने घर करोड़ों का बनाना होता है। आप खुद झारखंड में रह रहे होंगे तो झारखंड की स्थिति को देख लीजिए। क्या ये कभी भी आपके आपके लाइफ को सोचता है क्या? बस लाठी चार्ज करने के लिए आपके बारे में सोचता है कि बस लाठी चार्ज करके उसके बात को दबा दो, उसके रिक्वायरमेंट को दबा दो, उसके आवाज को दबा दो। वो ये नहीं चाहता है कि मैं अच्छा खासा एक एजुकेशन पॉलिसी, एक नियुक्ति पॉलिसी अच्छा खासा बनाए और हर लोगों को रोजगार दें, वो नहीं चाहता है। और आप सोच करके रहिएगा कि केवल हम झारखंड की तैयारी करें, केवल रेलवे की तैयारी करें, तो वो डिपार्टमेंट, वो स्टेट आपके लाइफ को नहीं देखेगा, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी देगा। और कुछ दिन यदि गायब कर दिया ना, तो आपका एज एक्सपायर हो जाएगा। अब बस ये कहने को लायक बच जाएंगे कि काश किसी और का भी तैयारी कर लेते, कंपोजिट तरीके से तैयारी कर लेते, तो उधर मेरा एग्जाम हो जाता। और ये सब यदि आप तैयारी कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग, तो कहीं जाया नहीं जाएगा। आप स्टेट एग्जाम पर भी आएंगे ना, स्टेट एग्जाम पर भी, वहां पर भी आपको मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, वहां पर भी आपको जीएस पूछा जाएगा। यदि वहां पे इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा तो रोक दीजिए। और यदि आप इसी को लेकर के टीचिंग वाले में आ जाएंगे, तो वहां पे ये सब कुछ पूछा जाएगा, और ये सब कुछ इससे लो लेवल का रहेगा, सीजीएल से लो लेवल का रहेगा। और सीजीएल लेवल की तैयारी करे हैं, सीजीएल लेवल की तैयारी की तो एक बार प्रैक्टिस पे आ जाइए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए जम करके, एक बार में आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इसलिए बार बार कहते हैं, यही नहीं जरा और देखो, जरा और आपके सामने हम थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि जरूरी होता है कि किस चीज का हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि इसको पढ़ने से हमको कहां कहां पे मदद मिलेगा, ये भी जानना जरूरी होता है। यदि इसी का हम आपको मेंस पे लेके जाएं, तो मेंस में आपके सामने सबसे पहले इंग्लिश पूछेगा, मैथ पूछेगा, आपके सामने रीजनिंग पूछ लेगा,
आपके सामने जीएस पूछ लेगा, आपके सामने यहां पे ऐड करेगा कंप्यूटर और साथ में ऐड करेगा टाइपिंग। क्या ऐड करेगा आपको? टाइपिंग। चलो टाइपिंग को हम साइड रखते हैं, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या ऐड कर दिया? कंप्यूटर। यदि आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है और कंप्यूटर। सर इससे फायदा क्या होगा? आप जरा अपने स्टेट एग्जाम को लेकर के फोकस कीजिए। हर स्टेट एग्जाम में अब कंप्यूटर के नॉलेज, हर टीचिंग एग्जाम में कंप्यूटर के नॉलेज को डाला जा रहा है, और ये डाल चुका है कौन? एसएससी भी। तो यदि इसका तैयारी करेंगे तो आपको एक कंप्यूटर का भी तैयारी करवा देगा। इसका मतलब जब आप स्टेट एग्जाम को भी अप्लाई करेंगे वहां पर भी आप कंप्यूटर में हेल्प ले सकेंगे। इसका तैयारी आपको कहीं जाया, कहीं मतलब बोलते हैं ना कि व्यर्थ होता कहीं नहीं दिखेगा। किसी भी तरह का एग्जाम हो आप उसमें एक अच्छे खासे कॉम्पिटिटर साबित होंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा आप लोगों के लिए एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि आपको एक तरह से सुझाव दे रहे हैं कि आप इसका तैयारी कीजिए, हर तरह के एग्जाम में आपको हेल्प होगा। यही नहीं, ये कंप्यूटर आपको रेलवे में भी पूछा जाएगा। इसी जीएस वाले पार्ट में ये कंप्यूटर भी लिखा रहता है, ये कंप्यूटर की तैयारी यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका तैयारी करने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि भारत सरकार के द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा कोई भी एग्जाम दे उसका तैयारी आपके अंदर बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करना है, जैसे ही एग्जाम फॉर्म भरे उसके बाद 4 से 5 महीने तक एकदम पागल होकर के पढ़ लीजिए। एक बार में आप एग्जाम को क्वालिफाई करने के लायक होंगे। और वहीं सोचिए कि सर हम केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम केवल डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए क्या रेलवे और डिफेंस के एग्जाम के अलावे किसी और का एग्जाम आप दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश ऐड कर देगा, कंप्यूटर ऐड कर देगा, ये सब कुछ ऐड कर देगा। उस वक्त बोलिएगा सर हम कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। लेकिन यदि पढ़ा हुआ है आपके अंदर इंग्लिश और कंप्यूटर, तो उसको साइड कर दीजिए, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस कीजिए उन सब का जो आपको पूछा जाएगा। और इसलिए हम लोग पूरी तरह से, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और एक अच्छा लेवल के साथ आपको आपके शहर गिरिडीह में ही सबसे बेस्ट एग्जाम जो आपके लिए, जो सबसे बेस्ट तैयारी करने के लिए होता है सीजीएल, उसका तैयारी करवाता है। वो भी अच्छे खासे क्या, अच्छा लेवल का, हाई स्टैंडर्ड का, ताकि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाइए तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो आप नहीं पढ़े हैं, जो लगे कि हाँ हम पढ़े हैं, बस मेरी गलती कि हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं। गलती अपना एक्सेप्ट करने के लायक आपको बनाएंगे, ना कि हमारे गलती को आपको दिखाने लायक। मतलब हर एक अच्छा स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते नहीं, पढ़ा रहे हैं आपके अपने ही सर में। और जब आप इस लेवल की तैयारी कर लेंगे ना, इस लेवल के मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे, इस लेवल के इंग्लिश को सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आराम से कॉन्फिडेंट के साथ बैठिए और आपको लगेगा कि यस हम तैयारी किए हुए हैं। क्योंकि किसी एक पर डिपेंड रहने से आपको नुकसान पहुंचाएगा। और यदि किसी एक पे डिपेंड रहना है तो हम तो बोलबे करेंगे आपको कि डिपेंड कीजिए इस पे जो बार बार एग्जाम लेता है, डिपेंड कीजिए आप एसएससी पे जो बार बार हर एक शेड्यूल पे एग्जाम लेता है, ना कि उस एग्जाम का जो शेड्यूल पे एग्जाम ही नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि ये सब शेड्यूल पे एग्जाम लेता है। यदि इसका आप पूरी तरह से, हम जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब आप सीजीएल का तैयारी कर लो, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपके साथ एग्जाम ना ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम लेगा तो लेगा, उस पर आपको उसी को डेडिकेट करके पढ़िए, एग्जाम निकाल पाइएगा। यदि आप एसएससी को डेडिकेट करके पढ़ेंगे तो एसएससी का एग्जाम निकल जाएगा। केवल रेलवे का डेडिकेट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत वक्त आप अपना लैप्स कर देंगे। और जरा कॉमन सेंस के तरीके से सोचिए ना, कितने दिन बचेंगे आप, हम लोग कितने दिन जी पाएंगे? मैक्सिमम सोच के देखिए, यदि हम आपको मैक्सिमम बता दें तो 60 साल। एग्जाम की तैयारी करते करते अब 30 साल के हो जाएंगे, तो क्या 30 साल बस मेहनत करके बेबी बाल बच्चे इसी को खिलाने के लिए आप पूरा आधे तो बिता पाएंगे ना? और 30 साल पढ़ने के साथ साथ बिता दिए तो मस्ती जिंदगी को जिए कब? जीने का कभी वक्त ही नहीं रखे अपने लिए। तो जिंदगी एक बार मिलेगा, जल्दी करने की कोशिश कीजिए और उसी को टारगेट करके कीजिए जो आपको कोई भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई कराने का, आपके सामने क्वालिफाई कराने का ताकत औकात रखता हो।
ठीक है, तो ये सब आपको हम बताएं कि इंग्लिश में ये सब पढ़ना है। तैयारी किसी का भी हो, एग्जाम किसी का भी दे रहे हो, यही सब सिलेबस रहेगा, किसी में भी कोई चेंज नहीं रहेगा। बस लिखेगा किसी में कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछेंगे तो उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी में बोलेगा कि भाई हम आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछेंगे तो उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी में ये पूछेगा कि भाई हम आपको नरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी में ये बोलेगा कि हम भाई क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी में बोलेगा सेंटेंस डबलिंग नहीं पूछेंगे तो नहीं करेंगे। इतना तो आप लायक है ना कि किसका तैयारी करना है, किसको छोड़ देना है, किसको प्रैक्टिस में रखना है। जिस एग्जाम का पैटर्न, जिस एग्जाम का फॉर्म भरे उसके अकॉर्डिंग बस प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा इसी तरीके से। तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ कर पाइएगा, तभी आपको सारे चीजें आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद आप सुनिए मैथ्स के सिलेबस के ऊपर कि क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या सिलेबस है, किस लेवल का आप पढ़ रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम के आपको लायक बनाया जा रहा है, कहां कहां पे आप अपीयर हो सकते हैं अपने आप को। और कॉन्फिडेंट के साथ पढ़िए, क्योंकि हम लोग आपको बेस्ट क्वालिटी देते हैं, इतना तो विश्वास कर लीजिए। हम आपको मेंस लेवल तक लेकर के जाएंगे, इसके बाद टाइपिंग की जिम्मेवारी आपकी है, इसके बाद जो आपके सामने फिजिकल का एग्जाम लेगा उसकी जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन हाँ, यहां तक आपको हम बेस्ट स्कोर के साथ ले जाने का वादा करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आग भी पैदा कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ऑफिसर्स एक दिखने लायक होना चाहिए, है ना। आंख में वो जोश, चेहरे पे वो ताजगी, वो सब कुछ दिखना चाहिए, जोश आपके अंदर होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, पढ़ेंगे। और जस्ट अभी 8 बजे आपके लिए मैथ सर आएंगे और आपको मैथ के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। कुछ वक्त के लिए आप लोग मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर आप लोग मैथ के सिलेबस को सुनिए। बाय।